वेलकम इन थर्ड वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थर्ड वीडियो है, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो ये लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस के, ये फैराडे ने दिए थे, इसीलिए इनको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में दो लॉज दिए जिनको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ फैराडे में क्या बोला गया है, क्या बताया है फैराडे ने? उन्होंने बताया कि कोई इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है, आपसे जैसे पहले भी मैं बता चुका कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोड्स पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से या तो कोई मास इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है या कोई गैस इलेक्ट्रोड से लिबरेट हो जाता है। ठीक है, तो कितना मास लिबरेट होता है, कितना मास डिपॉजिट होता है, मतलब कितनी अमाउंट गैस की लिबरेट हो जाती है, या कोई सॉलिड फॉर्म में कोई मेटल इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट कितनी होती है, इसके बारे में फैराडे ने फर्स्ट लॉ में बताया। ठीक है, क्या बताते कि किसी भी रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के अंदर जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट, और इसके अंदर हम बैटरी लगाई और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, और बेसिकली क्या होता है, या तो कोई मास डिपॉजिट होता है या कोई गैस लिबरेट हो जाता है। तो कितना मास लिबरेट होता है, वो मास, जो जितना भी मास लिबरेट होगा, that will be directly proportional to the charge pass through electrolyte। तो यहां से बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट में से एक चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, तो जो मास डिपॉजिट हो रहा है, that mass is directly proportional to the charge pass through electrolyte। फाइन, तो यहां पर फर्स्ट लॉ में क्या बताया, द मास डिपॉजिटेड और लिबरेट इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। फाइन, तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, मास दैट इज m which is liberated or deposited on electrode in electrolysis process is directly proportional to the charge। आपको पता है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटा दें तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम यहां पे अप्लाई करते हैं, और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहां पर z होता है। तो m इक्वल्स टू जेड क्यू। ये z भी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो कांस्टेंट है, यहां पर इसको भी हम डिफाइन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है Q इक्वल्स टू आई टी, ये फिजिक्स में हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर Q की वैल्यू पुट कर दे तो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M इक्वल्स टू जेड आई टी। ये Q की वैल्यू यहां पे पुट कर दी तो M इक्वल्स टू जेड आई टी। नाउ हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है और इस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर हम 1 एम्पियर करंट पास करें, और कितने टाइम तक करें, 1 सेकेंड तक। ठीक है, इफ 1 एम्पियर करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड, तो इसमें से कितना चार्ज पास हो गया, तो फिजिक्स का एक फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू आई टी, जो अभी हमने यहां पे बताया। तो I इक्वल्स टू 1, T इक्वल्स टू 1, तो चार्ज इक्वल्स टू 1 कूलम। फाइन, तो इफ 1 एम्पियर करंट पास थ्रू 1 सेकेंड, तो I की वैल्यू 1 एम्पियर, T की वैल्यू 1 सेकेंड, तो M इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Z। देन M इक्वल्स टू Z, मतलब जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल, किसके इक्वल होगा, न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द मास जो यहां पर डिपॉजिट हो रहा है या यहां से लिबरेट होता है। ठीक है, तो दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड।
ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता किसका? एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट इक्विवेलेंट किसका होता है? इलेक्ट्रोलाइट की एक प्रॉपर्टी है, मतलब दैट इज इट हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स बट इट विल बी कांस्टेंट फॉर ए गिवन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट की बात करता हूं तो उसके लिए जेड की वैल्यू एक होगी, कोई भी कांस्टेंट होगी। कॉपर सल्फेट के लिए बात करता हूं तो कॉपर सल्फेट के लिए कांस्टेंट होगी। फाइन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जेड विल बी कांस्टेंट, जेड की वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दें तो जेड विल बी डिफरेंट। फाइन। तो मतलब एक कांस्टेंट के लिए, एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जेड विल बी फिक्स और कांस्टेंट। फाइन। तो ये तो थी बात इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, जो हमने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उस मास के इक्वल होता है, उस मास के न्यूमेरिकली इक्वल होता है जो डिपॉजिट होता है कब? जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट में 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हो और कितनी टाइम तक करें? 1 सेकेंड तक। ठीक है, या हम इसको दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज, हम Q को 1 कूलम ले लें, व्हेन 1 कूलम चार्ज और यूनिट चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। फाइन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ में फैराडे ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि भाई ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस वन इज सेकंड इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इसमें सेम करंट पास करें सेम टाइम के लिए, और ये कैसे पॉसिबल है? सेम करंट सेम टाइम, मतलब अगर आप दो अलग अलग बैटरी से करोगे तो जाहिर सी बात है अगर सेम ब्रांड की भी बैटरी होंगी तो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होगा। इनके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे तो इनमें करंट भी अलग अलग पास करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों में सेम करंट पास हो, सेम टाइम के लिए भी हो? अगर आप सपोज करो सब कुछ भी पैरामीटर सेम कर दिया तो स्विच ऑन ऑफ करने में टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो गैप हो ही जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों में सेम करंट हो, सेम टाइम के लिए भी हो? तो इसके लिए अगर हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो आपको सबको पता है फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया होगा कि जो सर्किट, जो अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं उनमें करंट सेम पास होता है और दे कैन ऑपरेट विद सिंगल स्विच। मतलब अगर आप एक स्विच को ऑफ करेंगे तो पूरे सर्किट में एक साथ करंट ऑफ हो जाएगा। तो टाइम भी सेम हो गया, करंट भी सेम हो गया। और जब टाइम सेम है, करंट सेम है, तो Q इक्वल्स टू आई टी, आई सेम है, टी सेम है, तो Q सेम होगा। इट मींस दोनों इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज भी सेम पास होगा। ठीक है, मतलब दोनों पैरामीटर्स यहां पर फॉलो हो रहे हैं। क्या? सेम टाइम, सेम करंट। और जब दोनों सेम होंगे तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज भी सेम फ्लो करेगा। तो व्हेन आप बोल सकते हो व्हेन द सेम करंट पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट फॉर सेम टाइम, या आप बोल सकते हो कि व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आर कनेक्ट इन सीरीज, या व्हेन सेम चार्ज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। कंडीशन एक ही है कि हमें इनको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो इसकी कंडीशन है। तो क्या होगा? तो जो इनमें मास डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, सपोज करो इसमें मास डिपॉजिट होता है W1 और लिबरेटेड, और इसमें मास डिपॉजिट होता है W2 या लिबरेट होता है W2, तो इनका जो रेशियो होगा W1 अपॉन W2, जो मास डिपॉजिट और लिबरेट हो रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, उनका जो रेशियो होता है दैट रेशियो इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होता। फाइन। तो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो इसके बाद में एक टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज फैराडे कांस्टेंट। ये फैराडे कांस्टेंट क्या है? फैराडे कांस्टेंट क्या होगा भाई? फैराडे कांस्टेंट को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं।
फैराडे कांस्टेंट इज एफ। तो फैराडे कांस्टेंट क्या है? फैराडे कांस्टेंट जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर, एक्चुअल में यहां पर जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन चल रही है, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। और इलेक्ट्रोड पर या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे या गेन होंगे उसी से चार्ज फ्लो करता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। तो चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। तो आपको फिजिक्स में बहुत बहुत बार आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और उसका एक फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू एन, ठीक है, या कैपिटल एन ले लेते हैं, Q इक्वल्स टू एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई क्या है? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। फाइन। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करने वाले हैं? फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो यहां पर हमने आपको बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल्स टू एन ई। तो Q इक्वल्स टू एन ई में एन क्या था? ये एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हमने बताया कि चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब एक मोल क्या है? नंबर्स में अगर बात करें तो वन मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 into 10 to the power 23 फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट मैनी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वन मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा? 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स, और E दैट इज द वैल्यू ऑफ वन मोल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो ये जो Q इक्वल्स टू एन ई है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें ये वैल्यूज पुट करते थे। तो वैल्यू पुट करते हैं n 6.022 into 10 to the power 23, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 to the power -19 कूलम। देन अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6 7 हाँ, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 96487 कूलम, ठीक है, जिसको हम अप्रोक्स ले सकते हैं 96500 कूलम। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने क्या लिया है? 96500 कूलम। फाइन। तो जो फैराडे कांस्टेंट है, क्योंकि फैराडे कांस्टेंट क्या है? चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, मतलब चार्ज पर मोल, मतलब यूनिट क्या आ जाएगी? कूलम पर मोल। तो वन फैराडे क्या था? दैट इज चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आया? 96487 कूलम पर मोल। फाइन। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ वन, और इसको हम अप्रोक्स लिख सकते हैं 96500 कूलम पर मोल। देखो बच्चों, अगर हमें कहीं पर फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई इजी होता है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 96487। लेकिन अगर कहीं पर डिवाइड करना हो तो डिवाइड करते टाइम हम वैल्यू ले सकते हैं 96500। तो ये राउंड ऑफ किया गया है या इसको अप्रोक्स लिया गया है टू इजी द कैलकुलेशन,
ठीक है, तो ये है 1 फैराड। मतलब अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में चार्ज की बात कर रहे हैं, सपोज करो ये m n प्लस है, ये फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कॉपर है Cu2, ये क्या करने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन। अगर यहां पे देखें तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है या केमिकल इक्वेशंस होती है, उसमें ये जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे कॉपर कितना है, कॉपर आयन 1 मोल, तो ये 1 मोल कॉपर आयन, यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितना है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1 फैराडे। तो यहां पर कितना चार्ज यूज हो रहा है, 2 फैराडे। ऐसे ही अगर हम जनरल इक्वेशन ले तो ये कोई m मेटल आयन है जिसपे n प्लस चार्ज है, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे ये 2 चार्ज था तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर n चार्ज है तो ये n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल सॉलिड में, और ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां पर चार्ज कितना यूज हो रहा है, n फैराडे, क्योंकि 1 मोल चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 फैराडे, तो n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, n फैराडे। तो जैसे फिजिक्स में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल्स टू एन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर में चार्ज के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू एन एफ, क्योंकि हमारे पास जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फैराडे। तो फॉर्मूला क्या बना, Q इक्वल्स टू एन एफ। तो ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of moles of electron, and F is Faraday constant, Faraday constant। तो इन फॉर्मूले को यूज करके हम इलेक्ट्रोलाइसिस में कितने चार्ज की जरूरत पड़ रही है, कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है या कितना मास लिबरेट हो रहा है, तो ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो कोविड के चलते इस साल और पिछले लास्ट ईयर ये फैराडे, लॉ ऑफ फैराडे सिलेबस में नहीं थे, लेकिन बिना फैराडे कांस्टेंट पढ़े हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते, तो फैराडे कांस्टेंट तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, और फैराडे कांस्टेंट पढ़ेंगे तो उससे पहले फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए ये वैसे तो इस साल के लिए भी ये सिलेबस में नहीं है, ये डिलीटेड पोर्शन है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना हम आगे के टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। ओके।